हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। उसी के अंतर्गत आज दोस्तों हम पढ़ेंगे राही कहानी, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बढ़ने से पहले आप छोटा सा परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान का देख लीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के एक गांव निहालपुर में हुआ था। पिता इनके ठाकुर रामनाथ सिंह थे। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन इनका जो था वो प्रयागराज में बीता था। ठीक है। और इन जिस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई किया था उस कॉलेज का नाम था क्राफ्ट्सवेल गर्ल्स कॉलेज। मतलब वहाँ पे सिर्फ बच्चियों को शिक्षा दी जाती थी। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता, ठीक है, वो भी किस पत्रिका में निकली थी, तो मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी थी। ठीक है। और वो कविता क्या थी, नीम। ठीक है, नीम। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी बचपन में। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा और देखिए। विवाह इनका जो हुआ था 1919 ईस्वी में, उनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। दोस्तों, आपने देखा कि सुभद्रा कुमारी का जो जन्म था 1904 में हुआ था और इनकी जो है कि शादी बहुत जल्दी हो गई 1919 में। तो ये भी किसके साथ हुई, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। और जबलपुर में रहने वाले थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जबलपुर के रहने वाले थे। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने नाटककार पति लक्ष्मण सिंह के साथ शादी के 1.5 वर्ष के होते ही सत्याग्रह में शामिल हो गई। तो वो कहाँ हो गई, सत्याग्रही में। मतलब उसमें ये समय भी वही है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और मतलब उस समय देश संघर्ष के पथ पर खड़ा था। दोस्तों, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, 1920 और 21 में सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हो गए। ठीक है, वो भी नागपुर कांग्रेस में भाग लिए। और आप देखेंगे कि सुभद्रा जी का जो जीवन था वो बहुत ही साफ सुथरा, त्याग और सादगी में पला बढ़ा जीवन था। ठीक है। सुभद्रा जी सफ़ेद खादी के बिना किनारी धोती पहनती थीं। ये भी देखिए इनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था दोस्तों, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता के रूप में भी रिपोर्टर का काम की थी। आइए अब चलते हैं इनके जो है कि रचनाओं पे थोड़ा सा देखेंगे कि इन्होंने लगभग कितनी कहानी और जो है कि कविताओं का उल्लेख किया है अपने जीवन में। तो उन्होंने 1888 कविता का जो है कि जिक्र किया है। मतलब इन कविताओं की रचना की है। 46 कहानियाँ लिखी हैं और वो भी एक इनका काव्य संग्रह है दोस्तों, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। इनकी एक बहुत चर्चित कविता थी त्रिधारा। ठीक है, उसी में ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। इनके आइए कुछ महत्वपूर्ण और आंदोलनों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदार और जेल यात्रा के बाद भी 3 कहानियां संग्रह प्रकाशित हुए। इन्हें जेल भी गई थी। बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में। और इनकी जो कुल कहानियां थी 38 कहानियां थी। 15, ठीक है, 15, 9 और 14। ठीक है। ये कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो समकालीन स्त्री कथाकारों की संख्या से अधिक नहीं थी। ठीक, उस समय जितनी लेखिकाएं थी उनमें बहुत ही अच्छा स्थान था इनका दोस्तों। तो देश प्रेम भी ये थी और राष्ट्र प्रेम भी था। इन्होंने राष्ट्र प्रेम पे एक बहुत प्यारा सा जो है कि कविता इन्होंने लिखी थी। देखिए, उस हिंदू जन की गर्विनी हिंदी प्यारी हिंदी का, प्यारे भारत वर्ष कृष्ण की, उस प्यारी कालिंदी का है उनका भी सम्मोह यह, उसका ही उत्सव प्यारा, मैं आश्चर्य भरी आंखों से देख रही हूँ यह सारा। जिस प्रकार इनका कार्य रहा दोस्तों, ये बहुत ही सराहनीय रहा। और इनकी कविताओं के बारे में आपने देखा।
और देखिए ये एक नारी थी उस समय की और सशक्त महिला थी। इन्होंने मक्खनलाल चतुर्वेदी के साथ भी कुछ काम किया था। उसके बाद जो इनका निधन हुआ वो बड़ा दर्दनाक था दोस्तों। तो 14 फरवरी को उन्हें नागपुर में शिक्षा विभाग की मीटिंग में ये जा रही थी और वहाँ पे मतलब इनका अचानक कार एक्सीडेंट हुआ और फिर इनका जीवन यहीं समाप्त हो गया दोस्तों। ये रही लेखिका का कुल 44 वर्षों में की पूरी ज़िंदगी, जिन्होंने इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। तो आइए चलते हैं, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही, ये भी एक प्रगतिशील लेखिका रही दोस्तों, और ये कहानी भी कुछ उसी पे डिपेंड कर रही है। चलिए, कहानी में 3 पात्र आएंगे। एक तो स्वयं सुभद्रा कुमारी चौहान अनीता के रूप में आएंगी, और एक कहानी में एक और पात्र आती हैं, उन्हें आप देखेंगे समझ पाएंगे। इसे संशय बना के रखिए, कहानी में मिल जाएंगे। चलिए, रही सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कहानी। तेरा नाम क्या है, प्रश्न है लेखिका का। तो बताती हैं राही। देखिए, अनीता वो थी स्वयं लेखिका, और राही आप मिल गया। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, कहानी में आप ध्यान दीजिएगा कि कितने पैसे मिल जाते? 3-4 आने। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय परीक्षक बहुत अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जात मंगरोरी है। तो पूछा जाएगा कहानी में जो पात्र हैं उनकी जाति क्या है? तो मंगरोरी। हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तुम कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देते। हम गरीबों की कौन सुनता है सरकार? बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप? अनीता ने प्रश्न किया। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया है सरकार। आइए देखिए उस समय की एक गरीब की क्या दयनीय स्थिति थी दोस्तों, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वहाँ क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। तो उसे तो बिना कसूर ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने बताया कि ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उनके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला लेने उसने जो है उसी पुलिस ने क्या किया, उसी का बदला लिया। उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं वह मर गया। दोस्तों, ये आपसे कहानी में पूछा जाएगा कि राही कहानी में सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस धारा का जिक्र किया है, तो आप अपने डायरी में नोट डाउन करें। 109 में अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पिछले उससे B क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि लेखिका का समाज के प्रति कितना समर्पण रहा होगा। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं।
उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग की ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल आ चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं, और सबके इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। दोस्तों समझ पा रहे होंगे, आज भी यह कहानी चरितार्थ होती है। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात में कांग्रेस का मजा उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति, प्रश्न चिन्ह है। विचार करें आप सभी। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता के विचार वली अनीता को, जैसे उनकी विचारधारा जो थी वो अनीता को ही खोए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि ठीक है, उसे बार बार यह लग रहा था कि आप देखेंगे तो उसे बार बार क्या लग रहा था, ध्यान दीजिए। उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्म बोली, जो उनकी अंतरात्मा थी वो क्या बोली, आत्म बोली उठी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। आप दोस्तों लेखिका की भावनाओं को समझ रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते। दोस्तों यह नोट्स मैंने अपने पढ़ाई के दौरान इस सब को इकट्ठा किया था, जिससे मैं आज आप सभी को पढ़ा पा रही हूँ। चलिए, किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को, सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। ये तो मतलब अशिक्षा की वजह से हुआ। चलिए आगे चलें। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डालें के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का ही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार दर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों, युग पुरुषों की हमें यहाँ आवश्यकता इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृगमरीचिका हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़ कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य को का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीय से बढ़कर कोई सा मानव धर्म है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, विचार करें।
पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसे भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मानदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल के से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव पहुंच गई हैं। वहाँ उनके एक छोटा सा आश्रम खोल दिया, मतलब मंगरोरी जाति के लोगों के लिए। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। ये आप समझ रहे होंगे कि महात्मा गांधी का समय था, तो उस समय आपने देखा होगा ना, स्वरोजगार की बातें देश को सता रही थी, चिंता के विषय था। उसी में उस समय महात्मा गांधी सूत काटने का और ये चरखा चलाने का भी कार्य शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं, रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में क्या कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता, क्योंकि वो लोग गरीब लोग थे ना, उनको इतनी समझ नहीं थी, तो उन्हें समझाया भी जाता था। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी को चले रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यहीं सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया। बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की यह मधुर कल्पना लेकर घर चली। दोस्तों, तो यह कहानी आपको कैसे लगी, और यदि दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को अपने छोटे भाई बहन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज के युवा पीढ़ी हैं, उन्हें ज़रूर भेजें। ये ज़रूरी नहीं कि पाठ्यक्रम में कहानी है तो पढ़ने वाले के लिए ही यह बहुत अति उत्तम है। इससे आप बहुत सीखेंगे। आने वाले समय में बच्चे भी सीखेंगे। और ये भी तो कहा जाता है ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कथन किसका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।